नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका एक लाइक मेरा दिन बना देता है, तो प्लीज लाइक द वीडियो गाइस और फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी। अब शुरू करता है एपिसोड नंबर 11 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में देखते हैं अलीना को होश आने लगता है, उसको रिवेन की रस्सियों से बांध के रखा हुआ था और वहीं देखते हैं काय बोले जा रहा है और इसी मोमेंट पर अलीना बोलने लगती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तू मुझे यहाँ पर क्यों लाए। और ये कहने के बाद बोलता है, हाँ मुझे एक तरह से कंपनी चाहिए थी, 18 साल में अलग रहा हूँ यार, तो डिनर के टाइम मुझे कंपनी चाहिए थी। और ये कहने के बाद बोलता है, यार मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो अलीना। फिर क्या एक्सप्लेन करने लगता है कि यहाँ पर इतना बड़ा मैजिक था जो एक तरह से सुपरनेचुरल चीजों को आने नहीं देता था, मैंने सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया है और जब से मैंने एब्जॉर्ब किया मेरे पास इतनी पावर है, नॉर्मली मेरी पावर चली जाती है बट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि लंबे टाइम के लिए स्टोर हो सकती है। बट मुझे पता चला कि एक तरह से अनकंट्रोलेबल है। जब मैं मैनेजर से मिला, मैनेजर मुझे बोल रहा है तुम नहीं आ सकते हो, रात हो रही है और यहाँ पर हम अलाउ नहीं करेंगे और एक तरह से तुम्हारे कंधे पे एक लड़की है। बट मैंने क्या किया, उस मैनेजर को हार्ट अटैक देके मार दिया, उसके दूसरे बंदे की एक तरह से स्प्लीन निकाल दी और तीसरा तो उसको मैंने फाड़ ही दिया। और ये कहने के बाद अलीना बोलती, तुम हो क्या चीज यार, तुम पागल तो नहीं हो। फिर क्या एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे एक तरह से मेरा मैजिक कंट्रोल में नहीं हो रहा है और मुझे मर्द से पहले मैजिक को कंट्रोल में रखना है जिससे कि मैं अपनी ट्विन को मार ना दूं मर्द से पहले। इसलिए ऐसे करेंगे अलीना, मैं तुम्हारे साथ मिलके मैजिक प्रैक्टिस करूंगा और अगर सही कर रहे हो तो तुम पे प्रैक्टिस करूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना डर जाती है। फिर क्या बोलता है कि मुझे लगा दूसरे लोगों को मैनेजर मिल जाएगा, इसलिए मैनेजर को मैंने क्लॉकिंग स्पेल से कुछ टाइम के लिए गायब कर दिया और बड़ा इजी स्पेल है, जैसे गया था उसको वापस बुला सकता हूं और अपना स्पेल बोलता है। जैसे वो बोलता है हम देखते हैं टेबल पे उसकी लाश पड़ी थी, जिसको देख के अब अलीना बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है कि एक नंबर का साइकोपैथ है ये। अब हम स्टेफन को देखते हैं जो अभी सैल्वाटोर हाउस में उठता है, उठने के बाद सीधा जाता है किचन के अंदर और जैसे किचन में जाता है देखते हैं शर्टलेस जेरेमी है जो उसकी कॉफी पीने लग रहा है और हम देखते हैं स्टेफन के लिए कॉफी नहीं बची है और ये सिचुएशन को हैंडल करते हुए बाहर जाने लगता है और जैसे लिविंग रूम में जाने लगता है वहां पर उसे लिव मिलती है जिसकी शर्ट पे आग सी लगी हुई थी और वो बोलती है मुझे नई टी शर्ट चाहिए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है डेमन के कमरे से ले लो और वहां से वो चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं जैसे वो लिविंग रूम में जाता है वहां पर सामान टूटा हुआ रखा हुआ था उसके घर का और ये देख के वो देखता है जो को और जो बोलती है, हाँ एक तरह से थोड़ी बहुत चीजें टूटी है, आई एम सॉरी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब स्टेफन सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है और बोलते हैं तुम ये सब बाहर भी कर सकती थी। बट तभी हम देखते हैं पीछे से अलारिक आता है, अलारिक बोलते हैं मैं ब्रेकफास्ट लेके आया हूं जो। और तभी हम देखते हैं कि अलारिक ने बात सुन ली थी और कहते हैं एक तरह से हमें डेमन ने इजाजत दी है एज अ सॉरी गिफ्ट कि हम यहाँ पर पूरा मैजिक प्रैक्टिस कर सके। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन अब टेंस था कि उसका घर बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर वहीं हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो अभी शेरिफ के पास बैठा हुआ था और शेरिफ बोलती है शायद मैंने एक तरह से अपने लिए पूरा रूम रखा था यहाँ पर। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है, शेरिफ तुम्हें पता नहीं है लड़कियां मेरे साथ रूम में आने के लिए क्या क्या करती हैं। और ये कहने के बाद शेरिफ हंसने लगती है और बोलती है तुम्हारा अलीना का कैसे चल रहा है सब और तुमने क्या अलारिक से माफी मांग ली और क्या उसने तेरी माफी एक्सेप्ट कर ली। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अलीना का तो चलता रहेगा बट उससे मेरी बात नहीं हो रही है। नंबर 2 रही बात अलारिक की, तो मैंने उनको अपना घर हॉकवर्ड्स बनाने के लिए दे दिया है और पता नहीं अब मेरे घर का होगा क्या, शायद वो मुझे माफ कर दे इसके बाद। और ये कहने को दोनों हंसने लगते हैं और तभी हम देखते हैं डेवन बोलता है यार काय को ढूंढने के लिए अपने शेरिफ्स को लगाओ और दूसरे पुलिस वालों को लगाओ। और ये कहने को बोलती है हाँ मैंने लगाए तो थे बट उन्हें कोई मिला नहीं है। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है पता नहीं कहां चला गया है वो। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर आती है उसकी बेटी कैरोलाइन और कहती है मैं आपके लिए शेक लाई हूं, इसको जरूर पियो, इससे एक तरह से आपका कैंसर हील होने में हेल्प करेगा। और ये कहने को उसे पीने के लिए देती है एक जूस। फिर कैरोलाइन अपनी मॉम को इंसिस्ट करती है कि आपको ह्यूमन मेडिसिन बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी, आपको जल्दी रैपिड ट्राई करो जैसे कि वैम्पायर ब्लड। और ये कहने के बाद उसकी मां साफ मना कर देती है। वहीं पर हम देखते हैं डेमन से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं कहते हो इस मामले में। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं, वैम्पायर ब्लड ऐसे काम नहीं करता है और शायद अब तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जो ढंग से काम करे वैम्पायर ब्लड। और ये कहने को साफ मना करता है और कहता है मुझे घर चलना चाहिए, बेटर है, तुम्हारी मॉम जो कह रही है वो सही रहेगा। और ये कह के जाने लगता है और कहता है मुझे घर देख के आना है कि अभी भी सही सलामत है कि नहीं, वरना बिचेस तोड़ देंगी। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और वो शेरिफ को स्माइल देते हुए वहां से चला जाता है। तभी शेरिफ बोलती है कैरोलाइन तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा जब तक सही हो आराम से जियो, एक तरह से एंजॉय करो, रेस्ट करो। और ये कहने के बाद देखते हैं कैरोलाइन भी अब चुप हो जाती है और अपनी मॉम की वजह से बहुत ही ज्यादा केयर कर रही थी। अब हम देखते हैं कैरोलाइन अपनी मॉम शेरिफ को घर लेके आ चुकी थी और हम देखते हैं वहां पर स्टेफन पहले से था और वहां पर वो सब कुछ इंतजाम कर रहा था कि शेरिफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देख के शेरिफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि पूरा सेट टीवी वीवी सब लगा के रेडी कर रखा था स्टेफन ने। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन अपना सामान रखती है और वापस आती है और कहती है कि मैंने डॉक्टर से पता किया था कि ड्यूक प्लेस पे एक और ऐसा ही
पेशेंट है जिस हालत में आप हो तो मैं उससे मिल के आऊंगी और पता लगाऊंगी कि क्या कुछ किया जा सकता है क्या। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ड्यूक पे जा रही हो? ड्यूक पे तो मेरा भी एक दोस्त है, मैं वहां जाके उससे मिल सकता हूँ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम्हारा दोस्त, रियली तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक अलीना और एक मैं, यही लिस्ट खत्म हो जाती है। और ये कहने के बाद अब शेरिफ बोलती है कि तुम एक कंपनी हो जाएगी कैरोलाइन, तुम इसको साथ ले जाओ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब शेरिफ खुश थी कि स्टेफन उसके साथ जा रहा है, वो अकेले नहीं जा रही है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों चले जाते हैं, बट कैरोलाइन बोलती है कि मैं आपको बार बार कॉल करूंगी और सारे कॉल उठाने पड़ेंगे आपको मॉम। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और तभी शेरिफ खुश दिखती है उसके सामने, बट जैसे उसकी बेटी चली जाती है वो बिल्कुल उदास हो जाती है और चुपचाप शांति से सोफा पे बैठ चुकी थी। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन और स्टेफन पहुंच चुके थे ड्यूक के अंदर, और वहां पर स्टेफन उसे एक एग्जीबिशन के अंदर लेके जाता है, जिसे देख के कैरोलाइन थोड़ी हैरान थी कि हम एग्जीबिशन में कर क्या रहे हैं। और ये कहने को स्टेफन बोलता है कि मेरे यहाँ पर एक दोस्त है जिससे मैं मिलने आया हूँ। बट तभी हम देखते हैं कैरोलाइन को फोन आता है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए, और तभी कैरोलाइन बोलती है मुझे चलना होगा यहाँ से। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे पास अपने आप आ जाऊंगा थोड़ी देर में, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन वहां से चली जाती है। और वहीं हम देखते हैं स्टेफन आगे बढ़ता है और एक से पूछता है कि यहाँ पर सारा नेल्सन कहां पर मिलेगी। और ये कहने के बाद वो बताता है कि वो हमारी न्यू स्टूडेंट है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, और उसका एग्जीबिशन लास्ट कॉर्नर में है। और तभी हम देखते हैं दूर से खड़ा होकर स्टेफन सारा का एक्सप्लेनेशन सुन रहा था, जिसको सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि सारा बहुत ज्यादा खुश दिख रही है उसे। और वहीं पर हम देखते हैं कि एंजो आ जाता है, और एंजो को देख के एकदम हैरान है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एंजो। और तभी एंजो स्टेफन से बोलता है यहाँ तो मैं आर्ट देखने आया हूं जैसे कि तुम देखने आए हो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि एंजो कुछ गड़बड़ करने के लिए आया हो यहाँ पर। अब वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाती है और कहती है मेरी मॉम को ये प्रॉब्लम है कैंसर की, और शायद वो नहीं बचने वाली है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं उनके वहां के, बट उनसे वो कंफर्म करवाना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ने लगती है, और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन उसे कंपेल करती है और कहती है कि तुम मुझे कोई सिंपैथी नहीं दिखाओगी, रियलिटी बताओगी कि रियलिटी क्या है इस चीज की। और ये कहने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ती है और कहती है जितने भी डॉक्टर ने लिखा है वो सब सही लिखा है, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो सकते हैं और इसमें कोई भी होप अब बाकी नहीं है। एक सिमिलर पेशेंट यहाँ पर भी है, उस पर भी कोई ट्रीटमेंट काम नहीं किया और इसका कोई इलाज नहीं है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, बट बोलती है कि मुझे उस पेशेंट से मिलना है। और ये कहने के बाद सीधा चली जाती है उस पेशेंट के पास। फिर कैरोलाइन सीधा उसके कैबिन में पहुंचती है और देखती है कि वो पेशेंट हिल भी नहीं रहा है और कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा। तभी उसकी फाइल उठाती है, पढ़ने लगती है और देखती है कि सेम कंडीशन है जैसे उसकी मॉम की है। और ये सब देखने के बाद अपना हाथ काटती है और उसे अपना ब्लड पिलाने लगती है, और तभी कंपेल करके बोलती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा जो यहाँ पर हुआ है। और ये कहने के बाद उसको अपना ब्लड पिलाती है हील करने के लिए और देखने के लिए कि ट्रीटमेंट काम करता है कि नहीं। फिर हम देखते हैं एग्जीबिशन के अंदर अब एंजो से पूछता है स्टेफन कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है मुझे लग ही रहा था जब से उस कौन आर्टिस्ट जो एक तरह सेल्वाटोर बन के आई थी और मैंने उसको मार दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तभी मुझे डाउट हो गया था और मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। और देखो पीछा करते हुए कहां पर आ गया हूं, रियल सारा के पास। वैसे सारा नेल्सन कह रहे हो ना तुम, आर्ट में तो अच्छी है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हारी आखिरी रिलेटिव और एक तरह से इसका तुम्हारे से कनेक्शन है और शायद इसे डेमन के बारे में नहीं पता होगा। और ये कहने के बाद अब स्टेफन को गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ डेमन को नहीं पता इसके बारे में, इसको हमारे बारे में नहीं पता। थिंग इज जब डेमन ने इसकी मां को मारा तो मैंने इसकी जान बचा ली थी और इसको एक तरह से अडॉप्शन के लिए दे दिया जिससे सेफ रहे। और अगर तुम्हें सीक्रेट एक तरह से बताना है तो बता सकते हो। और ये जैक सेल्वाटोर की बेटी है और हमने सीक्रेट इसलिए रखा कि हमारी फैमिली की एक ब्लड लाइन चलती रहे। और ये कहने के बाद बोलते अगर तुम्हें बताना है डेमन को तो बता सकते हो, शायद वो मुझसे गुस्सा करे या फिर मुझ पर बहुत ज्यादा प्राउड करे कि मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया है। और अगर तुमने ये भी बता दिया तो तुम्हारे पास और कुछ नहीं है रिवेंज लेने को। और ये कहने के बाद उसके पास फोन आता है कैरोलाइन का, और जैसे ही स्टेफन फोन उठाता है कैरोलाइन गुस्से में थी और बोलती है तुम अब तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आए हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रही हूँ और एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कैसा एक्सपेरिमेंट, और ये कहने के बाद फोन कट करता है और सीधा निकलता है हॉस्पिटल के लिए। अब हम देखते हैं स्टेफन पहुंच जाता है कैरोलाइन के पास और वहां पर कैरोलाइन बहुत ज्यादा खुश दिखती है क्योंकि जो पेशेंट जिसने उसको अपना ब्लड पिलाया था वो वॉक भी कर पा रहा था और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जिसे देख के डॉक्टर भी खुश थे और वो वेंडिंग मशीन से खाना ऑर्डर कर रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं ये देखने को स्टेफन थोड़ा कंफ्यूज था, बट तभी कैरोलाइन बोलती है इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है, वो सही हो गया, देखा मेरे ब्लड से वो सही हो चुका है। बट स्टेफन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और तभी स्टेफन बोलते शायद ये इतनी भी इजी बात नहीं है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है ऐसा ही है, बिल्कुल सही हो चुका है इंसान। फर्स्ट थिंग, कभी भी वैम्पायर दूसरों को हेल्प नहीं करते, स्पेशली कैंसर पेशेंट को, तो शायद उन्हें पता नहीं है कि सही हो सकता है, हील हो सकता है। और प्लीज मुझ पे बिलीव करो ना यार, मेरे पास लास्ट होप मेरी मॉम है। और ये कहने के बाद एक तरह से स्टेफन को एग्री कराती है कि ब्लड पीने के बाद उसकी मॉम सही हो जाएगी। अब हम अलीना को देखते हैं जो एक तरह से बांध के रखी हुई थी और अगले सीन में उसको स्कूल के अंदर लेके आ चुका था।
वहीं पर हम देखते हैं कि काय आसपास की फोटो देखता है बानी की और कहता है कितनी इनोसेंट दिख रही है। और यहीं पर हम देखते हैं कि उसको बांध के रखा था अलीना को, और अलीना बोल रही थी मुझे यहाँ से छोड़ दो, और बोल रहा था नहीं तुम्हें छोड़ने तो वाला नहीं हूँ, और नेक्स्ट थिंग मैं तुम पे ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ब्लड को एसिड में बदल दूं फिर से। और ये कहने को अलीना बोलती है फिर से मतलब, वो बोलता है मैं तुझ पे 3-4 बार सुबह से ट्राई कर चुका हूँ, तेरी नसें निकालना, एक तरह से तेरा सर फोड़ना, ये सब ओके हो चुका है मेरे लिए। और ये कहने के बाद एक तरह से अपना मैजिक स्टार्ट करता है, और वही हम देखते हैं इस मैजिक की वजह से उसका जो ब्लड है वो एसिड में बदल रहा था, और उसकी गर्मी से उसकी डे लाइट रिंग पिघलने लग रही थी। और ये देख के बोलती है काय तुम मेरी रिंग पिघला रहे हो, और तभी हम देखते हैं उसकी पानी की तरह बह जाती है रिंग। और ये देखने के बाद अलीना को गुस्सा आता है और दोनों चेन तोड़ती है, जहां से लटकी हुई थी वो पूरा बार गिर जाता है, और वहीं पर हम देखते हैं वहां से भाग जाती है और जल्दी से जाके केमिस्ट्री लैब में अपने हाथ पानी में डाल के एक तरह से पिघली हुई रिंग को हटाने की कोशिश करती है। बट तभी हम देखते हैं पीछे काय उसका पीछा करते हुए आ रहा था, और यहाँ पर अलीना बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। बट तभी हम देखते हैं कि अब अलीना के दिमाग में प्लान आता है, वहां पर एक तरह से गैस कनेक्शन था, पहले अपना हाथ जलाती है और जहां पर बर्नर था वहां पर अपना आग लगा देती है और एक तरह से खोल देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सीधा काय को जाके लगता है, और इस हादसे के बीच में वहां से भागने की कोशिश करती है दूसरे रूम्स के अंदर, और एक तरह से वो बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसकी डे लाइटिंग खराब हो चुकी है। फिर वहीं हम देखते हैं कि डेमन घर पहुंचता है, और घर पहुंचने के बाद देखता है वहां पर जादू चल रहा है, चीजें टूटी फूटी हैं। और ये देखने के बाद वो देखते हैं लिव की तरफ जिसने उसकी टी शर्ट पहन रखी थी, और तभी हम देखते हैं उसके पास अलीना का फोन आया था। जैसे वो अलीना का फोन उठाता है, अलीना घबराई हुई थी और वो बोलती है कि मैं स्कूल के अंदर हूँ और यहाँ पर काय है और मेरे पे एक तरह से हमला कर रहा है। और ये कहने के बाद फोन काट के भागने लगती है क्योंकि उसको काय की आवाज अभी भी आने लग रही थी। तभी सामने उसके काय आ जाता है जिसको देख के वो डरती है, बट तभी हम देखते हैं काय उसको मार डालता है और वहां पर हंसते हुए उसके पास जाने लगता है, जिस तरह से उसे और टॉर्चर करने वाला हो वो। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अब अलीना को होश आ चुका था, और वहीं पर हम देखते हैं काय नई टी शर्ट पहन के आ गया जो उसकी पुरानी जल चुकी है। और ये कहने के बाद बोलता है नई टी शर्ट है बढ़िया, बट पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है रियली तुम्हें एक टी शर्ट की पड़ी है इंसानों की नहीं जिनको तुम मारते जा रहे हो। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम मेरी बहन की तरह साउंड कर रही हो, बिल्कुल जो की तरह, वो भी ऐसी बकवास करती है, बट डोंट वरी कुछ देर बाद उसकी बकवास बंद हो जाएगी जब मैं उसे मार दूंगा मतलब जान से ही मार दूंगा और उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लूंगा। और ये देखने के बाद अलीना डर जाती है उसके इस बिहेवियर से। अब फिर हम देखते हैं डेमन सीधा पहुंच जाता है स्कूल के पास लिव के साथ, और वहीं देखते हैं लिव बाहर रुक के एक तरह से मैजिक स्टार्ट करती है, और ये देख के डेमन बोलता है अंदर नहीं चलोगी तुम, और तभी लिव बोलती है मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, अगर एक ग्लिम्स भी पड़ी काय की मेरे ऊपर तो मैं मर जाऊंगी, उससे बेहतर मैं बाहर से मैजिक करूं, बाहर से ज्यादा सेफ है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन यहाँ वहां देखता है, और तभी लिव गायब हो जाती है, और फिर वो देखता है कि लिव कहां पर गई, और यहाँ वहां देख के डरने लगता है। और तभी सामने ल्यूक आता है और कहता है कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली है और उसको मैं से लेके जा रहा हूं। और ये कहने के बाद खुद भी गायब हो जाता है, और ये देख के हम देखते हैं डेमन गुस्सा भी हो जाता है और टेंस्ड भी कि दोनों गए कहां। फिर हम देखते हैं डेमन जो अलारिक को सीधा फोन मिलाता है और कहता है कि गड़बड़ हो चुकी है, लिव यहां से जा चुकी है। और ये सुन के अलारिक बोलता है लिव कहां जा चुकी है भाई, और अपना फोन स्पीकर पे करता है, और तभी डेमन बताने लगता है कि उसका भाई आया था, लिव उसको लेके जा चुका है, दोनों गायब हो गए हवा में और पता नहीं कहां चले गए हैं। और ये कहने के बाद जो बोलती है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी एक तरह से, और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है तुम कैसे हेल्प करोगी, तुम्हें तो मैजिक ढंग से आता भी नहीं है। और ये कहने के बाद जो बोलती है बचपन में हमको सबसे पहले गायब होने वाला मैजिक सिखाया जाता है, मैं आराम से कर लूंगी, मैं आ रही हूँ। और ये कहने के बाद तैयार होती है, बट तभी हम देखते हैं गेट पे आता है जेरेमी एक क्रॉसबो लेकर, और वो कहता है कि मैं हेल्प करूंगा लीना को बचाने के लिए। और तभी डेमन बोलता है मुझे पता है जेरेमी आया होगा अपने पुराने से हथियार के साथ और कह रहा होगा मैं हेल्प करूंगा। और ये कहने के बाद साफ मना कर देता है, और अलारिक बोलता है इस मोमेंट पे हमको ना काय को मारना है ना अलीना को, दोनों की जान बचानी है, इसके लिए जो को भेजने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लिव बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कि तुमने क्या किया ल्यूक, मुझे वहां पर क्यों लेके आ गए, मुझे एक तरह से हेल्प करनी थी उनकी। और ये कहने के बाद ल्यूक साफ मना करता है हम यहाँ कुछ भी हेल्प नहीं करने वाले हैं, हमको सीधा जाना फादर के पास, फादर ने बुलाया है और उनको कोई भी बकवास नहीं सुननी है तुम्हारी। और ये कहने के बाद ल्यूक बोलती है जरूर तुमने फादर को बताया होगा कि मैं जो को हेल्प कर रही हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है तुम काय के इतने खिलाफ क्यों हो। और ये कहने के बाद ल्यूक बोलते एक तरह से उसको मर्ज नहीं होना चाहिए, काय अगर बन गया तो तुम याद रखो हमारा पूरा कवन खत्म हो जाएगा और तुम सिर्फ अपनी चिंता कर रही हो इस टाइम पे। और तभी ल्यूक के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम जीतने वाले हो ल्यूक, तुम जीतोगे, मैं मरने वाली हूं, मुझे पता है, द रीजन इज तुम ज्यादा पावरफुल हो, तुमने मुझे सबसे पहले स्पेल में रोका जब मैं अदर साइड से लोगों को लाने लग रही थी, और आज जब तुमने मुझे गायब कर दिया, तुम ज्यादा पावरफुल हो, तुम जीत जाओगे, मैं मर जाऊंगी, मानते हो तुम ये चाहते नहीं हो, बट एट लास्ट यही रिजल्ट आने वाला है। और ये कहने को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं शेरिफ पहुंच चुकी थी मिस्टर ग्रिल्स के अंदर, और वहां पर वो मैट के साथ थी और उस लाश को देखने लग रही थी और बोलती है ये तो सुपरनेचुरल डेथ है, पक्का किसी ने इसको मारा है, नेचुरल डेथ नहीं है। और ये कहने के बाद मैट बोलता है यार इस टाउन में 22 आवर्स हुए हैं, अब सब कुछ वापस पहले जैसा शुरू हो गया।
और ये कहने के बाद शेरिफ बोलती है मिस्टिक फॉल्स है मैट, तुम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। और ये कहने के बाद बेहोश होने लगती है और तभी हम देखते हैं उसको संभालता है मैट और समझता है कि शेरिफ की हालत ज्यादा बिगड़ रही है अभी। फिर वहीं हम देखते हैं अलीना को फिर से बांध दिया था पकड़ के, और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना के चेहरे पे के लिखता है काय, और ये लिखने के बाद हम देखते हैं जैसे उसका एक तरह से हील होने लगता है, वो एक तरह से ब्लड मिटाने के लिए पास आता है और अलीना बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड समझती है और शायद काय अट्रैक्ट हो रहा था अलीना से। तभी हम देखते हैं काय वहां से निकल के बाहर की तरफ जाने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं बाहर से जो डेमन एक साथ आने लग रहे थे और स्पेल करने के बाद वो गायब हो चुके थे और वो दोनों बहस कर रहे हैं कि क्या बात कर रहा है काय, हमको सुनाई नहीं दे रहा, डेमन तुम बताओ, तुम्हारे पास वैम्पायर हियरिंग है। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एकदम काय आ जाता है बट उन्हें वो दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ उसके आर पार देख पाता है और तभी जिस तरह की बोतल फेंक कर वापस जाने लगता है और ये देख के हम देखते हैं जो को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि एक तरह से उसका स्पेल काम कर रहा है और काय हमें नहीं पकड़ पाया। अब हम देखते हैं इस मोमेंट पे अलीना बंधी हुई थी और उसकी रस्सी अपने आप गायब हो जाती है और ये देख के अलीना हैरान थी ये कैसे हो रहा है। तभी हम देखते हैं डेमन उसका हाथ पकड़ता है और ये देख के एकदम खुश भी हो जाती है और घबराती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी डेमन बोलता है जो जादू कर रही है हमको गायब करने के लिए, और अगर तुम हमें देख पा रही हो मतलब तुम भी अब गायब हो चुकी हो हमारी तरह, अब यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगते हैं और तभी देखते हैं कि जो के नाक से एक तरह से खून निकलता है बट वो पहुंचती है और दिखाती नहीं है डेमन को कि वो कमजोर पड़ने लग रही है। वही हम देखते हैं चुपचाप जाने लगते हैं बट अब जो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और उसके नाक से बार बार खून निकल रहा था और ये देख के डेमन पूछने लगता है तुम्हें कब से हो रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम कमजोर पड़ रही हो। और ये कहने के बाद जो बोलती है मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, आई एम सॉरी। बट तभी हम देखते हैं पीछे से आ चुका था काय और बोलते हैं जरूरी नहीं कि हर कोई मैजिक कर सके जो, और शायद तुम इतनी पावरफुल नहीं हो। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है बट तभी हम देखते हैं डेमन जो को संभाल के बोलता है कि तुम यहां से जाओ, और जैसे हम देखते हैं जो वहां से जाने लगती है वो आगे अटैक करने के लिए बढ़ता है काय के ऊपर बट अलीना गायब हो जाती है और ये देखिए एकदम घबरा जाता है और तभी काय बोलता है कि गायब करना मना है क्या, मैंने लगता है अलीना को गायब कर दिया। और ये कहने के बाद उसे गुस्सा आता है और मारने के लिए भागता है और तभी काय वहां से गायब हो जाता है और पीछे खड़ा दिखता है। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद अब डेमन को इतना गुस्सा आता है वो एक स्टेक निकालता है, स्टेक तोड़ता है लकड़ी का बना के और सीधा फेंक के मारता है। और तभी हम देखते हैं काय दूसरा साइड में खड़ा था और एकदम डेमन कंफ्यूज था कि पहला काय कौन है, और तभी पता चलता है कि वो कोई और नहीं अलीना ही थी और अलीना को एक तरह से डेमन ने स्टेक मार दिया था। वहीं हम देखते हैं डेमन पे भी अटैक कर चुका था काय एक प्रकार से, जिससे को हिल नहीं पा रहा था ढंग से और जमीन पे गिर चुका था। तभी हम देखते हैं कि अब काय बाहर निकल चुका था और वहां पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे घिसटते हुए और धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए हम देखते हैं जो वहां से निकलने की कोशिश कर रही है वो तभी काय उसका हाथ पकड़ के उसको जबरदस्ती खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं काय को एक जोर से तीर लगता है और ये देखने के बाद हम देखते हैं बहुत बुरी तरह से घायल था और तभी पीछे से अलारिक आता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है बेहोशी का और उसको घेर देता है और वो तीर किसी और ने नहीं जेरेमी ने मारा था। और तभी हम देखते हैं कि वो जो को उठा लेता है अलारिक और गले लगा लेता है और एक तरह से उसको हेल्प करता है वहां से निकलने में। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे अब डेमन खड़ा होता है और अलीना का स्टेक निकालने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द होते होते हंसने लगती है और यही देख के डेमन बोलता है रियली तुम इस सिचुएशन में हंसने लग रही हो, और तब बोलती है मैं कैसे कंट्रोल करूं इस सिचुएशन को। और तभी हम देखते हैं कि अब डेमन उसके हाथ पे हाथ रखता है और वो आंखों में देखने लगते हैं और ये देख के रोमांटिक होने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं पीछे से अलारिक और जो आ जाते हैं और ये देख के डेमन बोलते हैं तुम्हारी परफेक्ट टाइमिंग है एकदम। और ये कहने के बाद वो पूछता है अलीना से तुम सही तो हो, बट अलीना बोलती है कि मैं पहले से भी बेटर हूं और लाइफ में मैं इससे बेटर कभी फील नहीं की हूं। और ये देखने के बाद आंखों में आंखें देखती है सीधा डेमन के। फिर हम देखते हैं घर पे आ चुकी थी अलीना और डेमन के साथ बैठी थी और डेट की प्लानिंग कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं डेमन बोलता है यार लास्ट टाइम डेट पे गए थे ना तो भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, कभी मैं प्रिजन वर्ल्ड में चला जाता हूँ, कभी तुम्हारी याददाश्त चली जाती है, हमारी डेट कभी सक्सेसफुल होगी नहीं। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है होगी क्यों नहीं होगी, एक बार ट्राई तो करेंगे और कल ट्राई करते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर जो आ जाती है और बोलती है अलीना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक तरह से ब्लड स्टेन हटाने के लिए। और ये कहने के बाद उसे अपने साथ ले जाती है और वहीं हम देखते हैं डेमन के पास अलारिक बैठ जाता है और तभी डेमन बोलता है कि शायद जो इतनी पावरफुल नहीं बन पाएगी कभी भी जो काय को बीट कर सके, और काय ने तो पूरा गेम ही पलट दिया जब से उसने एक तरह से इतना सारा मैजिक एब्जॉर्ब किया है और वो किसी को भी मार सकता है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है ऐसा नहीं होने देंगे, हम वेट करेंगे उसका मैजिक ड्रेन होने का, तब हम उस पर अटैक करके उसको मरवाएंगे और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जो को जीतना ही होगा और इसमें हम उसकी हेल्प करेंगे। और ये कहने के बाद प्लान रेडी करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उन्होंने घर के अंदर काय को किडनैप भी कर रखा था बांध कर, पर उन्हें नहीं पता कि वो कितनी देर उसे और रख पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हम एंजो को देखते हैं जो अभी भी एग्जीबिशन के अंदर था और बार बार सारा की पेंटिंग्स देख रहा था और सारा वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सारा की पेंटिंग बहुत अच्छी है,
बट इसके अंदर एक डार्कनेस झलकती है, एक तरह का इविलपन झलकता है, जैसा उसकी फैमिली हिस्ट्री में था। उसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर एक तरह से बहुत ही इविल और साइकोपैथ इंसान थे। उन्होंने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की है, एक बार तो मार ही डाला था। और ये कहने के बाद बोलते हैं मैं इससे बदला तो लूंगा, बट कैसे लूंगा? आराम से लूंगा, अपने पेशेंस से लूंगा, धीरे धीरे वेट करूंगा कि उनको पता ना चले कि मैं बदला ले कैसे रहा हूं और उनको तैयारी करने का मौका ही ना मिले। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर थी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देखने लगती है, और तभी हम देखते हैं एंजो से कंपेल करके एक तरह से उसको बोलता है कि तुम सारी बातें भूल जाओ जो भी मैंने कही हैं, सिर्फ एक बात याद रखो, ये सारी पेंटिंग जो सारा की है पैक करवा दो और मुझे भेज दो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब स्टेफन घर पहुंच चुका था और पहले कैरोलाइन को छोड़ने गया हुआ है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन उसको बोलते हैं कि तुम एक तरह से अंकल लगते हो उसके, और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं उसका अंकल लगता हूँ और सारा का मैं ध्यान रख रहा हूँ दूर से, और 18 साल से उसकी देखभाल कर रहा हूँ डिस्टेंस से रहते हुए, और वो मेरे बारे में नहीं जानती है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम कितनी केयरिंग हो, उसको पता भी नहीं कि तुम उसकी कितनी केयर करते हो। और ये कहने के बाद बोलता है कैरोलाइन तुम समझती हो ना, और तभी कैरोलाइन बोलती है हाँ समझती हूँ, ये सीक्रेट तुम्हारा मेरे साथ सेफ है, तुमने 18 साल तक रखा है ना, मैं भी रखूंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो जाने लगती है और एक दूसरे की आंखों में वो प्यार देख रहे थे उस मोमेंट पर। और देखते हैं कि जैसे कैरोलाइन अंदर आती है वहां पर मैट बैठा हुआ था और शेरिफ के साथ मूवी देखने लग रहा था। वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत खुश मूड में कैरोलाइन अंदर आती है और तभी मैट बोलता है चलो मैं घर चलता हूँ अब तुम आ गई हो तो, और मैं तब से बैठ के मूवीज देख रहा था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब वहां से मैट चला जाता है और हम देखते हैं कि कैरोलाइन को देख के उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर कैरोलाइन उनके सामने आके बैठ जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि मैं वहां गई, मैंने सबसे पूछा एक तरह से डॉक्टर से, और उन्होंने कहा जो तुम्हारे डॉक्टर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसका कोई इलाज ही नहीं है और इसको सही नहीं किया जा सकता। और ये कहने के बाद हम देखते हैं शेरिफ चुप हो जाती है और कहती है हाँ मुझे लग ही रहा था कि कोई तो और ऑप्शन होता तो डॉक्टर जरूर बताते। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन राज खोलती है और कहती है आपकी हालत वाले एक और पेशेंट को मैंने मेरा ब्लड पिलाया और वो एकदम सही हो गया, मेरे खून ने उसको बिल्कुल सही कर दिया। मानता हूं आपको एक दिन मरना है क्योंकि आप मॉडल हो और मैं इमॉर्टल हूं, बट मैं नहीं चाहती कि आप अभी मरे क्योंकि आपके साथ मैंने वो टाइम बिताया ही नहीं है, मुझे और टाइम बिताना है आपके साथ, मुझे और क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, मेरी शादी तक के लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा और आप इतनी जल्दी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हैं। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हमको एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और मैं हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ टाइम के लिए तो और जिंदा रखना चाहती हूँ आपको, चाहे ये सेल्फिश साउंड हो बट मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी जिंदगी मेरी एक तरह से हैप्पीनेस है और आप प्लीज मुझसे नहीं छीन सकती है, मैंने उसको क्योर किया मैं आपको भी क्योर कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद शेरिफ मान जाती है और तभी हम देखते हैं अपना हाथ काट के एक कप में अपना ब्लड डालने लगती है और उसी मोमेंट पर हम देखते हैं वो बंदा जिसको कैरोलाइन ने अपना ब्लड पिलाया था उसकी आंख खुलती है और उसकी तबीयत खराब होने लग रही थी और अपने रूम से भागने की कोशिश कर रहा है और उसके मुंह से खून गिर रहा है जो ग्लास पे भी लग चुका है। और ये देख के हम देखते हैं उस मोमेंट पे शेरिफ वो ब्लड पी लेती है और दूसरी साइड पे हम देखते हैं वो बंदा जमीन पे गिर चुका है, उसको मुंह से खून की उल्टियां हो रही है और उस चिल्ला रहा है मदद के लिए, बट उसकी मदद के लिए कोई भी आसपास नहीं है। और वही चीज अब शेरिफ ने भी कर दी है और शेरिफ का भी शायद वही हाल होगा। यहीं पर एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं शेरिफ का क्या होगा, क्या मर जाएगी हमारी शेरिफ? सबसे बेस्ट कैरेक्टर बताऊं, सबसे नाइसेस्ट पोलाइट कैरेक्टर मुझे शेरिफ का लगा, क्या वो मर जाएगी? और वहां पर कैरोलाइन का क्या होगा? अब कैरोलाइन पागल नहीं हो जाएगी? सबसे इनोसेंट कैरोलाइन सबसे एंग्री कैरोलाइन ना बन जाए? वहीं पर हम देखेंगे डेमन और एलेना की लव स्टोरी फिर स्टार्ट हो चुकी है और भाई काय को इन्हें किडनैप तो कर लिया है बट वो कितनी खतरनाक चीज है इनको पता ही है पहले से, इन सबको मार सकता है। तो आगे क्या होगा अगले एपिसोड में देखते हैं। और गाइस ये वीडियो शायद थोड़ी लेट हो सकती है अपलोड, आई एम सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बाय बाय, सायोनारा, टाटा।